किसी भी ख़राब सेट टॉप बॉक्स में फॉल्ट को कैसे ढूंढा जाता है या फिर उसे रिपेयर कैसे किया जाता है। एक सेट टॉप बॉक्स रिपेयर होने के लिए हमारे पास आया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन में है और इसको मैं प्लग लगा के आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं बिल्कुल ही डेड कंडीशन में है। अब इसको रिपेयर कैसे करेंगे, अगर आप भी बिल्कुल सीखना चाहते हैं रिपेयर करना तो आइए और इस वीडियो को है ना कंप्लीट देखिए और कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना अगर वीडियो पसंद आए तो, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और सीखने के लिए। चलिए फटाफट से इसको हम खोलते हैं, फिर देखते हैं और साथ ही आपको बताएंगे भी। अगर आप इस स्क्रूड्राइवर का फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो इस पर वीडियो अपलोड कर दिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये टूल्स आप कहाँ से परचेज़ करते हैं, तो उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पर डिटेल से मैंने बताया हुआ है। स्क्रूड्राइवर के साथ ये ड्रिल का भी काम करता है और बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं। चलिए सारे स्क्रू हम खोलते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलिए वैसे खुल ही गया है, वीडियो को स्किप ना ही करें तो ही अच्छा रहेगा। बाकी आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना। लाइक का रेशियो आपके द्वारा थोड़ा सा कम होता है, मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं लाइक नहीं करते हैं, बट लाइक आपके द्वारा हमेशा कम ही होता है। ये देखिए सबसे पहली नज़र हमारी इस आईसी पे पड़ी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से आईसी डैमेज हो चुकी है। इसके कुछ पार्ट्स यहाँ पर होने चाहिए बट नहीं है। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर एक लगती है ये वाली आईसी। आपको आईसी भी दिखाना चाहूँगा। एक बॉक्स है मेरे पास आईसी का, इस टाइप की आईसी लगती है और वो आईसी की हालत आप देख सकते हैं। ये देखिए इस टाइप की आईसी लगती है, ऊपर पूरा कवर रहता है। उस आईसी की हालत आप देख सकते हैं कितनी बदतर हुई है। देखिए पूरा छिल गई है। आज पहली बार मैं किसी आईसी को इस कंडीशन में देख रहा हूँ और उसका पूरा सर्किट भी आपको दिख रहा होगा आईसी का। देखिए चलिए ये तो बात की बात है, अब बात करते हैं रिपेयरिंग की। किसी भी डिवाइस को या फिर किसी भी सप्लाई को या फिर सिस्टम को अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो उससे पहले सिर्फ 1 मिनट आप उसको फिजिकली देखें कि इसमें कुछ कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं क्या वो ठीक हैं या फिर फिजिकली कुछ डैमेज भी हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान दें तो सबसे पहली नज़र हमारी आईसी पे ही पड़ी। अब हम डेली काम करते तो आदत सी एक बन चुकी है, तो वैसे हमारी पहली नज़र हमारी इस आईसी पर पड़ी जो कि पूरी तरीके से डैमेज हुई है। और दूसरे जो प्रॉब्लम है ये कैपेसिटर है, ये फूला हुआ है। अगर आप देखें तो कैपेसिटर अपनी शेप यहाँ पर चेंज कर चुका है, तो मे बी कैपेसिटर का भी फॉल्ट यहाँ पर डेफिनेटली हुआ ही है। और तीसरी बात है जब ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे डैमेज हुए तो तीसरी बात है इसमें जो है फ्यूज भी उड़ा ही होगा। अगर फ्यूज नहीं उड़ेगा तो फिर आपकी ये लाइन ब्रेक हो सकती है, घर का एमसीबी ट्रिप हो सकता है। तो फिजिकली हमें 2 कंपोनेंट यानी कि 3 कंपोनेंट फ्यूज को जोड़ के 3 कंपोनेंट यहाँ पर डैमेज हुए मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो कंपोनेंट हमारे डैमेज होते हैं उनको हमें निकालना होता है। उसके बाद अदर कंपोनेंट जो कि इसमें 2 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेक्शन के सभी कंपोनेंट हमने चेक करने होते हैं। जो कंपोनेंट हमारे ख़राब हैं उनको निकाल के बाकी जितने कंपोनेंट हमारे सर्किट में बचते हैं उनको हमने चेक करना होता है। तो चलिए फटाफट से हम इसमें इस सप्लाई को बाहर निकालते हैं और यहाँ पर टेस्ट करते हैं। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना एक एक चीज़ मैं बेहतर तरीके से यहाँ पर समझा सकूँ, इसलिए रिक्वेस्ट है वीडियो को कहीं पे स्किप ना करें। भले 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको देखनी पड़े, लेकिन सॉल्यूशन आपको ऐसा मिलना चाहिए कि आप दोबारा किसी फॉल्ट पे जाएं तो आपको आसानी से वो फॉल्ट ठीक करना आ भी जाए। यार लाइक आपकी तरफ से थोड़ा सा कम मिलता है, मुझे नहीं पता आप लाइक क्यों नहीं करते हैं, बट एक लाइक अगर आप कर देंगे तो हमारी वीडियो में जो है ना 4 चाँद लग जाएंगे या फिर मुझे मोटिवेशन भी मिल जाए आपके लाइक करने से, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए ये सप्लाई का हम पहले अलग इसको रख लेते हैं एंड हम इसके बाद कार्ड की बात करेंगे। ये कार्ड सही कंडीशन में है, इतने शॉर्टिंग होने के बाद ये कार्ड सही कंडीशन में है या फिर नहीं, इसको टेस्ट करना भी ज़रूरी है। कभी कभी ना सप्लाई में जब फॉल्ट आता है कार्ड में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो कार्ड को चेक करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कार्ड पे यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। सबसे लास्ट वाला 3.3 वोल्ट और ये वाला ग्राउंड का, यानी कि एक सेल लगा के भी हम चेक कर सकते हैं
ये रेड कलर की वायर को हम 3.3 वोल्ट के और बी इधर इसके दूसरे वाली को ग्राउंड पर लगा के इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से भी एक सेल को लगाएंगे तो अगर कार्ड बिल्कुल सही रहेगा तो डिस्प्ले पे आपका इस तरीके से ऑन लिखा हुआ आएगा। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, यानी कि ये कार्ड हमारा 3.3 वोल्ट से चलता है। बाकी 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, वो ऑडियो वीडियो के लिए होता है ना। तो इस कार्ड को ऑन करके हमने देख लिया है, हाँ बिल्कुल हमारा कार्ड सही है। हम अब बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए, इसमें काम करेंगे। तो ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, कार्ड को चेक करने वाली ट्रिक है ना। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से पहले डीसोल्डरिंग कर लेते हैं, इस सप्लाई को डीसोल्डरिंग कर लेते हैं और ये सप्लाई हमारी यहाँ पर रहेगी। अब हम फ्रीली काम करेंगे सप्लाई पे, इसको रख लेते हैं इस तरीके से साइड पे। अब देखिए यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, अगर सीखना चाहे तो देख सकते हैं बिल्कुल। अब जो कंपोनेंट हमारे बिल्कुल डैमेज हुए हैं उनको हम निकालते हैं। सबसे पहले इस कैपेसिटर को हम बाहर निकालते हैं। देखिए ये कैपेसिटर हमारा बाहर निकल चुका है। कैपेसिटर की हालत बहुत बुरी है और डैमेज भी पूरी तरीके से हो चुका है। देखिए कैपेसिटर हमारा निकल चुका है बाहर। और दूसरा है आईसी, जो कंपोनेंट ख़राब लग रहे हैं उन्हें आप बाहर निकाल लीजिए। तो आईसी को निकालने के लिए यहाँ पर हम डीसोल्डरिंग वायर की मदद लेंगे, उससे फटाफट से आईसी निकल जाती है। अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल लाइव देख सकते हैं आईसी कैसे निकालते हैं। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत लोग सीखना भी चाहते हैं कि आईसी को निकाला कैसे जाता है। बहुत ज़्यादा लेग होती है आईसी में, जैसे कि ये 8 लेग वाली आईसी है, तो काफ़ी लोग सीखना भी चाहते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पर स्किप नहीं करना चाहूँगा। एक सेकेंड। तो डीसोल्डरिंग वायर कॉपर की होती है इस तरीके से, उससे ना आईसी या फिर किसी भी कंपोनेंट को हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये भी सही ग्रिप बन जाएगी, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। डीसोल्डरिंग वायर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो ये देखिए आईसी हमारी निकल चुकी है। एक तरफ की लेग हमारी डीसोल्डरिंग हो चुकी है इसकी, और दूसरी तरफ की यहाँ पर डीसोल्डरिंग हम करते हैं। आईसी की ऐसी हालत मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसमें बहुत बुरा वाला यहाँ पर फॉल्ट आया हुआ है आईसी में, ये देखिएगा। तो आईसी भी हमारी निकल चुकी है, ये देखिएगा। अब इसमें कौन सी आईसी लगेगी यही सबसे पहली बात होती है। भाई नंबर तो इसमें है ही नहीं कुछ, तो किस नंबर की हम आईसी डालते हैं चलिए वो भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें सभी कंपोनेंट्स को चेक करेंगे। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और जो हमारे यहाँ पर कंपोनेंट्स ख़राब थे वो हमने निकाल लिए। हाँ फ्यूज भी यहाँ पर बर्न हुआ होगा, बिल्कुल बर्न हुआ है, देखिए काला हो चुका है। इसको रखते हैं साइड पे। लगभग जितने भी कंपोनेंट हमारे फिजिकली ख़राब दिखे वो हमने निकाल लिए हैं। अब इसमें 2 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये हम जानना ज़रूरी है। ट्रांसफार्मर है, इसके जस्ट पीछे देखेंगे तो एक लाइन यहाँ पर खींची हुई है। जहाँ पर 220 वोल्ट हमारी पड़ती है वो हमारा प्राइमरी सेक्शन कहलाता है, और जो आउटपुट वाला सेक्शन होता है वो हमारा सेकेंडरी सेक्शन कहलाता है। तो ये एसएमपीएस में जहाँ पे लाइन खींची हुई है उससे पहला वाला पार्ट जहाँ पे 220 वोल्ट पड़ रही है वो हमारा प्राइमरी सेक्शन कहलाता है। सबसे पहला फॉल्ट हमारा प्राइमरी पे आता है, उसके बाद सेकेंडरी में आता है। प्राइमरी सेक्शन में हमने जितने भी कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं वो हमें सीरियल वाइज चेक करने हैं। ये डायोड्स हैं, कॉइल है, कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। कौन सा कंपोनेंट क्या कहलाता है इस पर भी आपको बताऊँगा। किसी कंपोनेंट के बगल में एक कोडिंग लिखी हुई है, उसी से हम पता कर सकते हैं। तो इसके बगल में सी लिखा हुआ है, यानी कि ये कैपेसिटर, इसके बगल में डी लिखा हुआ है डायोड, ये फ्यूज लिखा हुआ है, ये कॉइल है। कॉइल के इस नीचे, कॉइल के आसपास या फिर कॉइल के अगल बगल एल लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर ये भी कॉइल है तो इसके नीचे एल लिखा हुआ है, तो ये भी एक कॉइल है। तो ये 2 पार्ट में बटी हुई रहती है कॉइल, इसके नीचे भी एल लिखा हुआ रहता है। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, अगर इसके नीचे आप गौर से देखें तो एल लिखा हुआ रहता है, बट यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो इसके नीचे एल लिखा हुआ है, ये कॉइल है, और एक कैपेसिटर है, इसके आगे सी लिखा हुआ है। कैपेसिटर बहुत टाइप के होते हैं, इसमें भी एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको भी आप देख लेना। ये एक रजिस्टर है, इसके बगल में आर लिखा हुआ है। ये कैपेसिटर है, ये पीएफ कैपेसिटर है।
तो इसके बगल में सी लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला कैपेसिटर बहुत टाइप के होते हैं, ये है कैपेसिटर, ये है और ये भी कैपेसिटर है। तो सेरेमिक कैपेसिटर है और ये एक ऑप्टो कपलर है। तो लगभग इतने ही कंपोनेंट इसमें प्राइमरी सेक्शन में रहते हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, डायोड है, बस इतने कंपोनेंट हमने चेक करने हैं। इतने कंपोनेंट यानी कि इस लाइन के जितने भी कंपोनेंट इधर आ रहे हैं प्राइमरी सेक्शन में वो सभी हमने चेक करने हैं। अगर आपको कंपोनेंट टेस्ट करना नहीं आता है तो एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, यानी सीख सकते हैं, सॉरी। तो आज मैं इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल करूंगा कंपोनेंट की टेस्टिंग करने के लिए। इस कंपोनेंट को कैसे चलाते, सॉरी इस मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसे आप देख लेना। अब सबसे पहले यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे डायोड की। डायोड की टेस्टिंग के लिए यहाँ पर एक डायोड का अलग से फंक्शन है, देखिए। चलिए मैं इसकी टेस्ट इसको आज यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लोग है ना जो नए हैं वो नहीं सीख पाएंगे इससे, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं यार सर हमें ये मल्टीमीटर चलाना नहीं आता। तो नॉर्मली आज इसी पुराने वाली मल्टीमीटर का इस्तेमाल करूँगा, बट आपको वो सीखना चाहिए, उसका लिंक मैं ज़रूर दे दूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायोड की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर इसको कंटिन्यूटी में सेट कर लिया है, यहाँ पर डायोड की टेस्टिंग करी जाती है। तो सभी डायोड की हम टेस्टिंग करेंगे। डायोड एक तरफ से वैल्यू देता है और एक तरफ से नहीं देता है। अगर कोई डायोड इस तरीके से चेक करने पर बीप करता है तो वो डायोड हमारा ख़राब होता है, इसी बात का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। ये एक तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा है और ये दे रहा है एक तरफ से वैल्यू, ठीक है। और दूसरे वाले को टेस्ट करते हैं, यहाँ से वैल्यू नहीं दे रहा, एक तरफ से देना चाहिए, ठीक है। ये भी डायोड ठीक है। अगले वाले को टेस्ट करते हैं, ये ठीक है, एक तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा, यानी कि इधर से देना चाहिए। ये डायोड भी यहाँ से वैल्यू देगा, सॉरी इधर से वैल्यू देगा ये डायोड, हाँ बिल्कुल सही है। और ये वाला इधर से नहीं दे रहा तो इधर से वैल्यू देगा डेफिनेटली, ठीक है। ये सभी के सभी डायोड यानी कि 4 डायोड हमारे ठीक है, यानी कि रेक्टिफायर हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद हम इस कॉइल की टेस्टिंग करेंगे। इसको जस्ट पीछे अगर हम, इस कॉइल के 2 पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट की टेस्टिंग ऐसे होगी, एक पार्ट की टेस्टिंग ऐसे होगी। तो एक पार्ट को हम चेक करेंगे इस तरीके से, ये ठीक बिल्कुल सही है, कॉइल इस तरीके से बीप मारती है। और दूसरे पार्ट की टेस्टिंग इस तरीके से होगी। तो क्रॉस में कभी भी बीप नहीं आएगी, इस तरीके से क्रॉस में बीप नहीं आएगी, या फिर इन दोनों में, या फिर इन दोनों में इस तरीके से बीप कोई भी नहीं सुनाई देगी। जो भी बीप आएगी इस तरीके से इन दोनों में और इन दोनों में आएगी। अगर नहीं आती है तो आपकी कॉइल बिल्कुल डेड है। ध्यान रखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग है। तो इस पार्ट के जो 2 लेग हैं उनमें इनमें आपस में कंटिन्यूटी आपको सुनाई देनी चाहिए। तो कॉइल बिल्कुल सही है। इसके जस्ट बाद में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसकी टेस्टिंग करेंगे। कैपेसिटर में कोई भी बीप साउंड नहीं आना चाहिए। कोई भी कैपेसिटर हो, भले ही आपका किसी भी टाइप का कैपेसिटर हो, उसमें बीप आपको नहीं आनी चाहिए। इस कैपेसिटर की दोनों लेग में हम टच करते हैं, कोई भी यहाँ पर बीप साउंड नहीं है, या फिर कोई भी वैल्यू स्टेबल नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो बीप या फिर कोई भी वैल्यू स्टेबल नहीं है तो ठीक है, कैपेसिटर हमारा बिल्कुल सही है। कैपेसिटर के बाद हम चलते हैं इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे। कैपेसिटर है, डायोड है, ये है, इस पर चलते हैं। इस कैपेसिटर को हम टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जो आ रही है डायोड की वजह से आती है, और इसको जस्ट उल्टा हम प्रोब्स को उल्टा करते हैं तो यही वैल्यू आपको नहीं मिलनी चाहिए उल्टे करने के बाद भी। ये देखिए अब वैल्यू नहीं मिल रही है तो ठीक है। एक तरफ से जो भी वैल्यू आ रही है वो डायोड की वजह से आ रही है, बट घुमा के आपको नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ से आपको चेक करेंगे तब आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर दोनों तरफ से सेम वैल्यू आ रही है तब आपको डाउट करना चाहिए इस सर्किट पे। तो ठीक है, कैपेसिटर भी बिल्कुल सही है। एंड इस कैपेसिटर को, इस रेजिस्टेंस को, इस कैपेसिटर सॉरी इस डायोड को हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करेंगे। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर अभी बता दूंगा आपको क्लियरली। यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए ये हमारी 10K की रजिस्टर है, यानी कि 10 किलो ओम्स की रजिस्टर है। अगर यहाँ पर आपको 9.69 भी दिखा रहा है तो होती है, अगर आप कलर कोड देखेंगे तो 10 किलो ओम्स का रजिस्टर यहाँ पर दिखाता है। और वैल्यू थोड़ा सा कम दिखा रहा है, 9.5 के आसपास दिखा रहा है, 9.5 किलो ओम्स के आसपास दिखा रहा है, लेकिन है ये 10 किलो ओम्स की। और ये K पे दिखा रहा है, ठीक है, 20K पे दिखा रहा है, तो ये किलो ओम्स पे जो भी वैल्यू आएगी वो किलो ओम्स पे रहेगी। तो ये रजिस्टर्स बिल्कुल सही है। इसके बगल में एक कैपेसिटर यानी कि ये PF कैपेसिटर है, इसको भी हम टेस्ट करते हैं। जस्ट कैपेसिटर बिल्कुल सही है, ना कोई वैल्यू है ना कोई शॉर्टिंग यहाँ पर है, ठीक है। और इसके बगल में एक डायोड है, डायोड को टेस्ट करते हैं। चलिए इसी तरीके से कर लेते हैं। डायोड के लिए हम डायोड मोड पे चलते हैं। सही है, एक तरफ से वैल्यू देगा, इस तरफ से घुमा के देखें तो वैल्यू देना चाहिए, बिल्कुल सही है। इस कैपेसिटर को हमने बजर एंड में टेस्ट नहीं किया था, तो चलिए बजर पे हम फिर से टेस्ट करते हैं। सही है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, यहाँ पर ये सभी कंपोनेंट लगभग हमारे सही है। अब बच्चे ये 3 कंपोनेंट, इनको भी हम चेक करेंगे। ये डायोड को हम चेक करते हैं।
डायोड को ही बजर के रेंज पे चेक करेंगे। एक तरफ से वैल्यू आ रही है, दूसरी से नहीं आ रही, बिल्कुल सही है डायोड। और इस कैपेसिटर को भी हम टेस्ट करना चाहेंगे। जस्ट उल्टा करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ये ठीक है। अगर ये वैल्यू आ रही है तो आप डाउट मत खाइए, इसको जस्ट उल्टा कर दिए प्रोब को। अब नहीं आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू नहीं आएगी। अगर दोनों तरफ से सेम वैल्यू आ रही है तब आप इसमें डाउट खा सकते हैं। तो जो वैल्यू आ रही थी ना, वो डायोड की वजह से आ रही थी, इस डायोड की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये रजिस्टर है, इसकी भी हम टेस्टिंग करेंगे। तो रजिस्टर हमारा 628 यहाँ पर ओम्स दिखा रहा है, बट इसमें 2 किलो ओम्स में रख के देखें। अब इसमें 200 किलो ओम्स पे रख के देखते हैं। हाँ, ये 100 किलो ओम्स की रजिस्टर है। ये जो रजिस्टर है 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 89 दिखा रहा है, बट ये है 100 किलो ओम्स का, कलर कोड के साथ 100 किलो ओम्स का है। और यहाँ पर ये ना कम ही दिखाता है, रजिस्टर ने कम ही वैल्यू दिखाता है। रजिस्टर भी सही है, लगभग ये 3 कंपोनेंट है, ये सभी सही है। अब बचे हमारे 2 कंपोनेंट। चलिए इस कैपेसिटर को भी हम टेस्ट करते हैं उल्टा करके, कंटिन्यूटी की रेंज पे रख के हम टेस्ट करते हैं। सही है, बिल्कुल कोई भी वैल्यू या फिर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, कैपेसिटर बिल्कुल सही है। अब एक कंपोनेंट बचा हमारा ऑप्टो कपलर। इसके इस तरफ की 2 लेग में हम टेस्ट करेंगे, तो कोई भी यहाँ पर कंटिन्यूटी या फिर कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए ऑप्टो कपलर की। तो हमारे प्राइमरी सेक्शन के सभी कंपोनेंट बिल्कुल ओके हैं। अब हमें यहाँ पर सिर्फ करना क्या है, एक कैपेसिटर डालना है और एक आईसी डालनी है और एक फ्यूज डालना है। और हाँ, एक बार ट्रांसफार्मर की भी टेस्टिंग हम आपको बता देते कैसे करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेक्शन की लेग आप देख लीजिए, यानी कि इस पट्टी के इधर को जो भी लेग आ रही है उनकी आप टेस्टिंग कर सकते हैं। इस पट्टी में 4 लेग आती हैं, 1 2 3 4। तो इस ट्रांसफार्मर की 4 लेग जो है प्राइमरी सेक्शन में आती हैं। तो 2 लेग के पेयर होते हैं, यानी कि इन दोनों में आपस में कंटिन्यूटी आएगी और इन दोनों में आपस में कंटिन्यूटी आएगी। इसका मतलब हाँ, ट्रांसफार्मर बस सही है। इसके साथ में सिर्फ यही में इसके साथ में सिर्फ यही जुड़ा रहेगा, ये या फिर ये नहीं जुड़े रहेंगे। इतना आप याद रखिए। ये जो वैल्यू बता रहा है अदर कंपोनेंट्स की वजह से बता रहा है, तो सिर्फ इसी में आपको कंटिन्यूटी सुनाई देगी, बाकी इनमें कंटिन्यूटी नहीं आएगी। कोई वैल्यू दिखा रहा है तो टेंशन मत लीजिए, सिर्फ कंटिन्यूटी में ही ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है। वैसे इन दोनों में आपको कंटिन्यूटी देगा। तो ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है, लगभग सभी कंपोनेंट हमारे बिल्कुल सही है। अब हम आईसी यहाँ पर कौन सी डालें, मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी 5 6 7 8 नंबर की लेग आपस में अटैच होती हैं, यानी कि जिस एसएमपीएस में, आपको एक और एसएमपीएस दिखा देना चाहूँगा। ये देखिए, एक और एसएमपीएस हमारे पास, इसमें भी एक आईसी लगी हुई है, और इसमें देखिए और इसमें देखिए क्या अंतर है। जिस एसएमपीएस में 4 लेग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, यानी कि एक ही प्रिंट में 4 लेग आ जा रही हैं, तो उसमें AP 8022 नंबर की आईसी लगती है। और जिस एसएमपीएस में सिर्फ 7 और 8 नंबर की लेग आपस में अटैच होती है, उसमें वाइपर 22 से आती, ठीक है, याद रखो। इस वाले एसएमपीएस में अगर देखें तो सिर्फ 2 ही लेग आपस में अटैच होती हैं, और इस वाले एसएमपीएस में 5 6 7 8 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और पहली दूसरी भी एक दूसरे के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें ये अलग एसएमपीएस है, इसमें वाइपर 22 से आईसी आपको मिलेगी। ये देखिए, वाइपर 22 से आईसी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये देखिए बीच वाली लाइन पे VIP ER 22 है। और अगर हम आपको ऐसे एसएमपीएस को दिखाएं तो उसमें AP 8022 लगती है। देखें, ये एक एसएमपीएस है जिसमें देखिए 5 6 7 8 आपस में एक साथ कनेक्टेड हैं, और 1 और 2 आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसमें AP 8022 लगती है, ठीक है। जिसमें 4 लेग आपस में कनेक्टेड हों उसमें AP 8022 नंबर की आईसी लगती है। ऊपर लाइन पर अगर देखें तो AP 8022 इसमें लगती है, ठीक है। कंफर्म हो गया, तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें 4 लेग एक साथ कनेक्टेड हैं, तो AP 8022 इसमें लगेगी। और कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर 450 यहाँ पर वोल्ट का आप लगा सकते हैं, या फिर 500 वोल्ट का भी हो तो भी लगा सकते हैं। देखिए वैसे 400 वोल्ट का इसमें लगा तो नो प्रॉब्लम, आप 450 है तो 450 भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर वैसे 400 वोल्ट का भी मिनिमम, मैक्सिमम आप 500 से 600 आप लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 400 वोल्ट से कम का ना लगाएं। 400 450 500 वोल्ट ये है। और माइक्रोफेरेड की बात करें तो 10 माइक्रोफेरेड है, 4.5 माइक्रोफेरेड है, या फिर 20 25 47 माइक्रोफेरेड है, इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। वैसे अगर दूसरे एसएमपीएस में देखें तो यहाँ पर 47 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम। 10 से लेकर 47 तक आप लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कोई इसके मैचिंग का कोई कैपेसिटर हो तो आप डाल। तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स हमने ढूंढ लिए हैं। एक आईसी है जो AP 8022 नंबर की है,
ऊपर लाइन पे आप देख सकते हैं AP8022। अगर आपको कैमरा जो है ना क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए वीडियो का, देखिए तो ये एक IC हम इसमें लगाएंगे जो इस नंबर की इसमें लगनी थी। और कैपेसिटर हमारे पास है 450 वोल्ट 47 माइक्रोफेड। चलिए इसको लगाते हैं हम फटाफट से। और लगाना कैसे है ये भी बता दूं, क्योंकि जो नए लोग हैं वो तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर AC DC वाले रहते हैं, सॉरी DC वाले रहते हैं, तो इनको हमेशा इनकी एक्यूरेट पोजीशन पे लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, ये जो वाइट कलर का है ना ये नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव है उधर को आप रखिए और पॉजिटिव पे इसको रखिए, बस कर दीजिए सोल्डरिंग फटाफट से इस पॉइंट्स पे। तो चलिए इस पर हम सोल्डरिंग करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए ये लग गया। अब बात करते हैं IC की। यहाँ पर देखिए एक कट का निशान है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से U का हल्का सा कट का निशान बना हुआ है, और IC के जस्ट ऊपर भी ऐसा निशान बना हुआ रहता है, देखिए ये कट का निशान ऊपर। तो इसकी और उसकी पोजीशन बिल्कुल एक तरफ होनी चाहिए। IC को उल्टा मत डालें वरना ब्लास्ट हो जाएगा सर्किट आपका। तो ध्यान से देखते हुए, जिन्हें नहीं पता है मैं बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए है, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी और जो सीख चुके हैं उनके लिए भी। सीख चुके हैं उनके लिए तो ज़्यादा नहीं है, बट जो सीख रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट वीडियो रहेगी। देखिए अब फटाफट से यहाँ पर सोल्डरिंग मार देते हैं। चलिए पेस्ट लगा लें और सोल्डरिंग कर देते। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना यार, इतनी मेहनत हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें लाइक ज़रूर करें, है ना। थोड़ा सा मोटिवेट हम भी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हो चुका है सोल्डरिंग। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये चारों पॉइंट्स एक साथ कनेक्टेड होंगे, ये दोनों एक साथ कनेक्टेड होंगे, बाकी ये दोनों सेपरेट हैं। इनके बीच में इस तरीके से एक बार चिमटी लगा के देख लें कि आपस में कनेक्टेड तो नहीं होगी सोल्डरिंग करते वक्त, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको चेक कर लिया है, सब कुछ बिल्कुल सही है। बस चलिए फाइनल ओके है। एंड हाँ फ्यूज लगाना बाकी है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए मैं इस फ्यूज को यहाँ से निकाल लेता हूँ, दूसरे सर्किट से इस्तेमाल करता हूँ इसको। चलिए ये ख़राब सर्किट था तो इसका फ्यूज हम निकाल के इसमें डाल देंगे। अब इसकी टेस्टिंग हम कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर अभी सोल्डरिंग कर लेते हैं पहले फिर चेक करेंगे। चलिए सोल्डरिंग हो चुका है, अब इसको लगाते हैं और इसको लगाते हैं। चलिए ये रहा प्लग और इसको लगा के हम चेक करते हैं। ये देखिए सामने ऑन लिखा हुआ है और फाइनली ये चल रहा है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको रिपेयर कर लिया है। और एक बार आपको वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ मैं। DC 200 पे रख लेते हैं एंड इसको करते हैं हम ग्राउंड पे। ये वाला ग्राउंड पे रहेगा, यानी कि इसकी बॉडी के साथ अटैच रहेगा। और ये रहेगा हमारा यहाँ पर। देखिए दोनों चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, मल्टीमीटर पे और इस पे भी। सबसे पहले हमारा 3.3 वोल्ट आती है इधर पे, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है बिल्कुल 3.3 वोल्ट है। इसके बाद में ग्राउंड का है, इसके बाद तीसरे नंबर का है हमारा 12 वोल्ट का, जहाँ पे 14 वोल्ट दिखाएगा, नो प्रॉब्लम। वैसे 14 वोल्ट 12 की जगह 14 दिखाता है, ये 14-16 के आसपास दिखाता है ये। इसके बाद में 24 वोल्ट का है, 24 वोल्ट के 23 वोल्ट दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम, ये चलता है। और उसके बाद है हमारा लास्ट में
ये ग्राउंड है, 5 वोल्ट का, इसके बाद में 5 वोल्ट का है, तो ये 5 वोल्ट यहाँ पर, 5 वोल्ट को इग्नोर कर दीजिए। 5 वोल्ट का इस सर्किट में कोई भी काम नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर कनेक्शन हुआ भी नहीं है 5 वोल्ट का, देखिए सबसे लास्ट वाला खाली छोड़ दिया है। तो देखिए, तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ पर जो है हम आपको 100 में से 100% सिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं, बट आप लोगों की तरफ से जो लाइक का जो है ना थोड़ा सा कम होता है, तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा लाइक वाइक करने की, एंड कमेंट कीजिए प्यार से, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी इस वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आए वो ज़रूर बताना। एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए या फिर कुछ भी नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी सिखाएंगे बेहतर तरीके से सिखाएंगे और बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे लास्ट तक। आज हमने आपको प्राइमरी सेक्शन का बताया, नेक्स्ट हम सेकेंडरी का बताएंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।